हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छी हेल्थ और स्पिरिट के साथ होंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर आज मैं रेणु सिंह यानी आपकी आरएनएस मैम फिर से एक बार आपके सामने नीट महा रिविजन कोर्स लेकर के आई हूँ। उसमें मैं फोटोसिंथेसिस बच्चों आज डिस्कस करूंगी। जैसे कि मैंने पहले बोला था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि फिजियोलॉजी का बहुत अच्छा वेटेज है बच्चों, और मेरी ये गारंटी है कि अगर आप यहाँ पर रिविजन अच्छे से कर लेंगे तो डेफिनेटली इसी कॉन्सेप्ट से बेस आपके क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन एक भी सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं होगा। राइट, चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करते हैं और आज हम लोग ये डिस्कशन बच्चों फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है और साथ साथ आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आप डायरेक्ट शायद थ्योरी के थ्रू फास्ट करें तो नहीं हो पाएगा, इतना फास्ट एटलीस्ट नहीं होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। बच्चों, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है वो कहाँ से रिलीज हो रही है? वो वाटर की फोटोलाइसिस से हो रही है, जबकि ग्लूकोज में आई हुई ऑक्सीजन वो किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की है। इसका मतलब ये है कि बच्चों, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो वाटर की फोटोलाइसिस से है। और आपको अगर याद हो तो शायद आपने सबसे पहले जो है इसमें एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ा था, वॉन नील। बच्चों, वॉन नील का ये एक्सपेरिमेंट था। वॉन नील वॉन नील का ये एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने अपना बच्चों ये एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया पे स्टार्ट किया था। तो बैक्टीरिया पे जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया उसके थ्रू इन्होंने ये प्रूव किया। जैसे मान लीजिए कि मैं नॉर्मली अगर इसकी इक्वेशन लिखती हूँ फोटोसिंथेसिस की, तो 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, it gives rise to C6H12O6, C6H12O6 plus 6H2O plus 6 molecule what oxygen is also evolved, right? तो वॉनिल ने बच्चों इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। सेम यही एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था? 6CO2 एज सच लिया, लेकिन वाटर के प्लेस पे यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शन मैंने बैलेंस करके लिखने की कोशिश करी थी, बट यहाँ पर यस, यहाँ हम लोग लेते हैं बच्चों 12H2O। ठीक है, तो यहाँ 12H2O लेते हैं, तब 6H2O लिखेंगे। अगर आपने 6H2O लिखा है तब आपने रिएक्शन बैलेंस की और यहाँ वाटर नहीं लिखेंगे। बच्चों, सेम यही कंडीशन यहाँ पर है। 6CO2 एज सच है, प्लस वाटर की जगह पर यहाँ H2S का यूज किया था वॉन नील ने, और उन्होंने बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर ग्लूकोज तो बन गया है सच, लेकिन इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो ऑक्सीजन इवॉल्व होनी थी वो इवॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो है सल्फर का एवोल्यूशन हो रहा है। इसका मतलब जब वाटर यूज हुआ सब कुछ सेम है, जब वाटर यूज हुआ तो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, और जब यहाँ H2S का यूज हुआ तो सल्फर इवॉल्व हुई। इसका मतलब यह है कि जो वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, फोटोलाइसिस हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है बच्चों, उससे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। राइट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अगर बता दूं तो रूबन कामिनो और हाशिद, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों एक चीज का ध्यान रखा। इन्होंने ये बताया कि अगर ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीजन O18 वाली, O16 वाली यहाँ पर है और O18 आइसोटोप वाला ऑक्सीजन यहाँ यूज किया गया, तो उन्होंने ये देखा कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है यहाँ पर O18 वाली है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, इन्होंने फर्दर प्रूव कर दिया। मतलब पहला एक्सपेरिमेंट वॉन नील ने किया, उन्होंने प्रूव किया दैट ऑक्सीजन ऑलवेज इवॉल्व फ्रॉम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। But the second experiment, which was performed by Ruben Kamen and Hashir, by using O18 isotope of oxygen in water, and they found that oxygen which is evolved, they were also a O18 isotope type. इसका मतलब जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी बच्चों वो वाटर की फोटोलाइसिस से हुई। राइट, तो ये क्लियर आंसर हो गया वाटर। जबकि अगर ग्लूकोज में पूछा जाए ऑक्सीजन कहाँ से आई, तो आपको बताना है ये CO2 वाली है, यानी O16 वाली है। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। yes, the law of limiting factor of photosynthesis was given by। बच्चों, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया किसने था? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है वो तो दिया था ब्लैकमैन ने।
लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है बच्चों? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होता है कि उसमें व्हेन एनी प्रोसेस इज governed by many factors, at that time the reaction rate is affected by that factor which is present in least amount. अगर कोई भी फैक्टर बहुत, कोई भी मान लीजिए रिएक्शन है, वो बहुत सारे फैक्टर के थ्रू जो है रेगुलेट हो रही है, उस समय रिएक्शन रेट उस फैक्टर से लिमिटेड होगा या उससे अफेक्टेड होगा जो सबसे कम अमाउंट में होगा। फाइन, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको टीच कर रही हूँ, आप लोग भी प्रॉपर ग्रास्प कर रहे हैं। अब इसको बहुत सारे जो है फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर लाइट कंडीशन है, इसके अलावा मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है और नेट भी जो इंटरनेट है कनेक्शन वो भी क्लियर है। अब इनमें से कोई भी, मान लो इंटरनेट कनेक्शन वीक हो जाता है, मैं प्रॉपर उसी वे में पढ़ा रही हूँ, क्लियर वॉइस है, सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट अगर यहाँ पर नेट कनेक्शन ही जो है स्लो हो जाए तो रिएक्शन रेट अफेक्टेड हो जाएगा ना, रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। यही चीज जो है यहाँ ब्लैकमैन ने बताया था, ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था कि कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू गवर्न हो रही है, ऑक्सीजन है, वाटर है, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, लाइट है, टेम्परेचर है, एवरीथिंग, वाटर, लेकिन इसमें मान लीजिए कोई फैक्टर सबसे कम अमाउंट में हो तो ऑब्वियसली रिएक्शन रेट को वही लिमिट करेगा और रिएक्शन रेट स्लो हो जाएगी। फाइन, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यस, now in question number 3, the path of CO2 in dark reaction of photosynthesis was successfully traced by the use of following। तो बच्चों CO2 का पाथ देखना था, इसे यहाँ पर C14O2 वाली जो कार्बन थी इसका यूज किया गया, क्योंकि यहाँ रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज किया जाता है। तो बच्चों जब भी रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज होगा तभी कार्बन का पाथ जो है वो डिटेक्ट होता है, दैट फूड ट्रांसपोर्टेशन ऑलवेज अकर्स थ्रू फ्लोएम। क्वेश्चन है पाथ ऑफ CO2 इन द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज सक्सेसफुली ट्रेस्ड बाय। बेटा यहाँ पे आपको पाथ पूछा गया और आपको पता है किसके थ्रू होता है, ऑब्वियसली जो है ये फ्लोएम के थ्रू होता है, राइट। अब फ्लोएम में इस पाथ को डिटेक्ट कौन करता है, जब आप यहाँ पर रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज करते हैं, और रेडियो एक्टिव कार्बन C14 है, तो रेडियो एक्टिविटी की वजह से वो क्या होता है, ऑलरेडी उस पर डिटेक्ट हो जाता है फ्लोएम में। इससे फूड का ट्रांसपोर्टेशन बच्चों जो होता है फ्लोएम के थ्रू होता है, और इसमें जो कार्बन यूज किया गया था वो रेडियो एक्टिव था। इज इट क्लियर? सो CO2 वाला जो है, C14O2 वाला जो है, ये यहाँ पर पाथ को डिटेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, डिस्कवरी ऑफ इमर्सन इफेक्ट ऑलरेडी शोन द एग्जिस्टेंस ऑफ। चलिए इसके बारे में बच्चों अगर यहाँ पर देखें तो डिस्कवरी ऑफ इमर्सन इफेक्ट क्या शो करता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इमर्सन इफेक्ट होता क्या है। इमर्सन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को प्रूव किया था, प्रेजेंस ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम। कैसे, आपको अगर याद हो तो इन्होंने क्या किया था, एक क्लोरेला प्लांट लिया था और इस क्लोरेला प्लांट पे एक एक बार में मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली। मान लीजिए ये क्लोरेला प्लांट है, ठीक है, इस क्लोरेला प्लांट में बच्चों उन्होंने क्या किया था, मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली, और मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल करके मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट को डाल करके इन्होंने देखा और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व कर ली। तो जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्होंने ऑब्जर्व की, फोटोसिंथेटिक रेट को ऑब्जर्व किया, देन ही फाउंड दैट फोटोसिंथेटिक रेट वाज हायर एट रेड लाइट। रेड लाइट में फोटोसिंथेटिक रेट क्या था, मैक्सिमम एट रेड लाइट, और रेड लाइट की जो वेवलेंथ थी बच्चों वो क्या थी, 680 नैनोमीटर, राइट। तो इन्होंने देखा मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट इस पर है, और इससे ज्यादा की वेवलेंथ डालने पर फोटोसिंथेटिक रेट ड्रॉप कर गया, राइट, जिसे आप रेड ड्रॉप फिनोमेना कहते हैं। मतलब इस पे इन्होंने देखा बच्चों कि यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए एक इन्होंने जो है ग्राफ बनाया था, एक एक वेवलेंथ की लाइट एट अ टाइम इन्होंने जो है इसको लिया, यहाँ पे जो है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट थी, लाइट, और यहाँ फोटोसिंथेटिक रेट को ऑब्जर्व किया, राइट। तो इन्होंने ये देखा कि फोटोसिंथेटिक रेट जहां पर रेड लाइट थी वहां फोटोसिंथेटिक रेट मैक्सिमम हुआ और उसके बाद फाइनली डिक्लाइन हो गया। तो फोटोसिंथेटिक रेट अगर यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम था, इसका मतलब ये है कि ये इसका जो है फोटोसिंथेटिक रेट, बट बियॉन्ड रेड लाइट ये ड्रॉप कर गया, दिस इज कॉल्ड रेड ड्रॉप, इसको इन्होंने रेड ड्रॉप कहा। अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने कि यहाँ पर एक एक वेवलेंथ की लाइट को जब उन्होंने डाला तब फोटोसिंथेटिक रेट ऑब्जर्व किया था। इस बार इन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने ये देख लिया कि लास्ट टाइम हाई वेवलेंथ की लाइट डालती फोटोसिंथेटिक रेट डिक्रीज हो गया, इस बार इन्होंने डाइक्रोमेटिक लाइट ली, एक लोअर वेवलेंथ की और एक हायर वेवलेंथ की लाइट, और दोनों वेवलेंथ वाली लाइट को एक साथ डाल के देखा, नाउ फोटोसिंथेटिक रेट अगेन इंक्रीजेस। इसको इन्होंने इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट कहा।
इन्होंने ये देखा कि फोटोसिंथेटिक रेट फिर से इंक्रीज हो गया जब लोअर वेवलेंथ और हायर वेवलेंथ की लाइट दोनों को एक साथ डाला, तो फोटोसिंथेटिक रेट इंक्रीज हो गया। उसे इन्होंने इमर्सन इफेक्ट कहा, राइट। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बच्चों जब इन्होंने यहाँ पे हायर वेवलेंथ की लाइट डाली, तो क्योंकि एट अ टाइम एक ही पिगमेंट सिस्टम एक्टिव था, और जैसे ही बियॉन्ड जो है 680 गया, फोटोसिंथेटिक रेट ड्रॉप कर गया। लेकिन इस बार लोअर हायर वेवलेंथ एक साथ डाला, तो जब तक लोअर वेवलेंथ था तब तक उन्होंने एक लाइट को ऑब्जॉर्व किया, जब हायर वेवलेंथ थी दूसरी वेवलेंथ फोटो सिस्टम एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंस ऑफ टू फोटो सिस्टम को यहाँ प्रूव किया। तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इमर्सन इफेक्ट ऑलरेडी शोन दैट, ये देखिए टू डिस्टिंक्ट फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम टू टाइप के हैं बच्चों, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, राइट। इन्होंने दो तरह के फोटो सिस्टम को यहाँ पे डिस्कवर किया। फोटो सिस्टम 2 जो है, अगर आप इसको देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है फोटो सिस्टम 2, ये यहाँ पर P700 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक की लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकता है, और जो फोटो सिस्टम 2 है बच्चों, वो यहाँ पर P680 यानी 680 नैनोमीटर वेवलेंथ तक की लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकता है, जो डिफरेंट पिगमेंट सिस्टम के थ्रू बना है। लेकिन इतनी ही वेवलेंथ तक की लाइट को ये ऑब्जॉर्व कर सकता है, इसलिए इसको PS1 दिया। जिसके डिस्कवरी पहले हुई उसको 1 कह दिया, जिसकी डिस्कवरी बच्चों बाद में हुई उसको 2 कह दिया, राइट। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है, 2 पिगमेंट सिस्टम थे, इसीलिए उन्होंने लोअर और हायर वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्व करके एक साथ फोटोसिंथेटिक रेट परफॉर्म किया, और इसीलिए फोटोसिंथेटिक रेट बच्चों इंक्रीज हो गया। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी नीट में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, मोल्स एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स दैट। बच्चों मोल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, मोल का जो एक्सपेरिमेंट था वो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक पॉटेड प्लांट लिया। जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या किया, इस तरह से एक पॉटेड प्लांट लिया, ठीक है। इस पॉटेड प्लांट में इन्होंने इस तरह से इन्होंने एक पॉटेड प्लांट लिया, और इस पॉटेड प्लांट में जो है इस तरह से मान लीजिए ये पॉटेड प्लांट है, ये एक पॉटेड प्लांट है। इस पॉटेड प्लांट में इन्होंने इस तरह से जो है लीफ को लिया और प्लांट को पूरी तरह से डीस्टार्च कर दिया। इस प्लांट को इन्होंने पूरी तरह से डीस्टार्च कर दिया डार्क में रख करके, राइट। अब इन्होंने बच्चों क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, और इस टेस्ट ट्यूब में पहले से ही जो है KOH सोक्ड कॉटन लिया, राइट। तो मान लीजिए मैं यहाँ का टेस्ट ट्यूब की बात कर रही हूँ, दिस वन। तो अगर मैं पहले बात तो ये है बच्चों के टेस्ट ट्यूब जो हम लोग ले रहे हैं उसको थोड़ा सा हाइट पे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी शो करना है कि इसका हाफ पार्ट जो है वो अंदर है, राइट। तो मान लीजिए मैंने ऐसा टेस्ट ट्यूब लिया, ये हो गया टेस्ट ट्यूब, और ये इसका हो गया बेस जहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, राइट। अब इसमें देखते हैं बच्चों, यहाँ पे इन्होंने जो है इस टेस्ट ट्यूब में इसको रखा, और यहाँ से पहले से ही KOH सोक्ड कॉटन, ये KOH रख दिया। तो मोल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वो एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किया था मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, ये सनलाइट है, यहाँ से जो है इस पे सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है, प्रॉपर वाटर और न्यूट्रिएंट सब इसको अवेलेबल है। लीफ का हाफ पोर्शन पूरे प्लांट को उन्होंने क्या किया, डार्क में रख के डीस्टार्च किया बच्चों। अब डीस्टार्च लीफ को ही जो है, हाफ लीफ को इन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा और हाफ को बाहर रख दिया, जब ये डीस्टार्च हो गई, राइट। और इसमें पहले से KOH था। KOH क्या है, KOH बेटा CO2 एब्जॉर्बर है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। अब इन्होंने ये देखा कि यहाँ पर वापस से आयोडीन टेस्ट किया, तो यहाँ पे जो आयोडीन टेस्ट आया ये तो आ गया पॉजिटिव, और यहाँ वाला जो आयोडीन टेस्ट था वो आ गया यहाँ पे नेगेटिव, यानी स्टार्च यहाँ बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको CO2 अनअवेलेबल थी। बाकी लाइट है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट है, वाटर है, मिनरल सब इसको अवेलेबल है, केवल और केवल इसको CO2 अवेलेबल नहीं था, क्योंकि इसको KOH ने बच्चों एब्जॉर्ब कर लिया था। इसलिए यहाँ पर CO2 की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस हुई ही नहीं। फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो बच्चों स्टार्च नहीं बना, और स्टार्च नहीं बना तो ऑब्वियसली आयोडीन के साथ जो है नेगेटिव टेस्ट दिया। ब्लू ब्लैक कलर आ जाए मतलब स्टार्च पॉजिटिव है, अगर ये कलर नहीं आता मतलब स्टार्च नेगेटिव है। इससे इन्होंने प्रूव किया द प्रेजेंस ऑफ या एसेंशियलिटी ऑफ CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए बच्चों CO2 एसेंशियल है। मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से यही प्रूव होता है। सो यहाँ आप अगर देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यही इन्होंने प्रूव किया। फाइन, तो मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है एसेंशियलिटी ऑफ CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस।
चलिए बच्चों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मैं थोड़ा सा फास्ट आप लोगों को रिवाइज करा रही हूँ, आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो है पूरा कवर करते हैं, इसको टॉपिक कवर करना है हमें। चलिए यहाँ पे देखते हैं फोटोसिंथेसिस। बच्चों फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों होता है। चलिए कैसे है इसको मैं बात करती हूँ यहाँ पर। देखें, अगर मैं ये बोलती हूँ 6CO2, रिएक्शन को मैं बैलेंस करके लिख रही हूँ, तो 12 मॉलिक्यूल वाटर यूज होता है। 6CO2, या चलिए मैं लिख देती हूँ 12H2O, इट गिव राइज टू ग्लूकोज है बच्चों से 6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखिए बच्चों CO2, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। CO2 का रिडक्शन हो रहा है, और जो वाटर है ये ऑक्सीडाइज होकर के यहाँ पर, वाटर बच्चों ऑक्सीडाइज होकर के यहाँ पे क्या बना रही है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीडाइज हुआ और इसने बना दिया यहाँ पे ऑक्सीजन। वाटर है, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज होकर के इसने यहाँ पे बनाया ऑक्सीजन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक, इसका मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस साथ साथ चल रहा है बच्चों। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन करेक्ट है। अब एंडरगोनिक क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में बच्चों अगर एनर्जी कंज्यूम होती है, देन दिस इज कॉल्ड एंडरगोनिक रिएक्शन, मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो एंडरगोनिक का मतलब हो गया एनर्जी कंज्यूमिंग। एंडरगोनिक एंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब हो गया एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। एनर्जी एनर्जी किस फॉर्म में ली जा रही है बच्चों? लाइट एनर्जी है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एनर्जी कंज्यूमिंग। ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है बच्चों। और थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखें, ऑक्सीडेटिव केवल नहीं लिख सकते, इससे मैंने इसको छोड़ दिया था। थर्ड आता है यहाँ पे एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है बच्चों, एना मतलब एडिशन, जोड़ना। ये CO2 वाटर को जोड़ करके फूड बना रही है, मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो इसको हम लोग कह देते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे न्यू बायोमोल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दिस इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, राइट। तो करेक्ट जो आंसर आएगा बच्चों वो आ जाएगा बी। रिडॉक्स रिएक्शन भी है, एंडरगोनिक प्रोसेस भी है, और इसके साथ साथ जो है ये एनाबॉलिक भी है, यानी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। सो ये करेक्ट आंसर विल बी बी, दिस वन। चलिए पहले बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज लोकेटेड इन। बच्चों आपको ये बताना है यहाँ पर कि रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कहाँ पर लोकेटेड होता है, कहाँ लोकेट करता है या कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियसली बच्चों ये होगा किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ये कहाँ पे होगा? ये होगा क्लोरोप्लास्ट में। Ribulose biphosphate carboxylase oxygenase enzyme, which is also called Ribisco, most abundant enzyme on the earth because it can behave as carboxylase as well as oxygenase. एक इंफॉर्मेशन तो आपको ये याद रखनी कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ क्यों कहा जाता है इसको? इससे कहा जाता है बच्चों क्योंकि कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों की तरह फंक्शन करता है, चिट भी मेरी और पट भी मेरी, राइट। और दूसरी चीज जो है रिबिस्को प्रेजेंट का होगा बच्चों, ये डार्क रिएक्शन में जो है बायोसिंथेटिक प्रोसेस में यूज होता है, इसे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट है, स्ट्रोमा दिया नहीं, क्लोरोप्लास्ट आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। बच्चों आपको पता है फर्स्ट स्टेप में फोटोसिंथेसिस के एक प्रोसेस आता है यहाँ पर लाइट रिएक्शन, अगर आपको याद हो, राइट। एक तो प्रोसेस होती है बच्चों यहाँ पर लाइट रिएक्शन, तो एक तो हो गई यहाँ पर लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। और सेकंड जो प्रोसेस होती है दिस इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोसिंथेटिक प्रोसेस। बायोलॉजिकली सिंथेसिस हो रही है प्रोसेस की, तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस कहते हैं। अब इस लाइट रिएक्शन में बच्चों फर्स्ट प्रोसेस क्या है? एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बाय लाइट फोटॉन्स ऑफ लाइट। मतलब लाइट सबसे पहले क्लोरोफिल पर पड़ती, पहला प्रोसेस है, और तब क्लोरोफिल एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन इमिट करके एक्साइटेड हो जाते हैं। क्लियर है? तो जो फर्स्ट प्रोसेस होगी वो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बाय फोटॉन्स ऑफ लाइट। ये फर्स्ट प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन है इसका फर्स्ट प्रोसेस। और सेकंड ये है, इसमें भी फर्स्ट प्रोसेस क्या है? एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल।
यहाँ पे शायद आपको दिया भी होगा एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, राइट। और सेकंड बच्चों जो होता है वो होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये सेकंड प्रोसेस है। तो आपको आंसर यहाँ से करना है, जल्दी से चेक करिए। ज्वाइनिंग ऑफ 3 कार्बन एटम टू फॉर्म ग्लूकोज, नो। पहली बात तो 3 कार्बन एटम जोड़ करके ग्लूकोज बनाते नहीं, 6 कार्बन एटम होते हैं और फर्स्ट प्रोसेस भी नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। नाउ द नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बच्चों लाइट की प्रेजेंस में ये यहाँ पर हो रही है, लाइट रिएक्शन जिसे हम यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। आयनाइजेशन ऑफ वाटर ये बाद ही में है, यानी सबसे पहला जो प्रोसेस होगा बच्चों वो एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाय फोटॉन्स ऑफ लाइट। और ये क्वेश्चन भी आपका पहले ही एआईपीएमटी में कई बार आ चुका है बच्चों, राइट। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यस, चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं। द फंक्शन ऑफ एटीपी इन फोटोसिंथेसिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम, बच्चों आपको पता है यहाँ पर एक होती है लाइट रिएक्शन, एक है यहाँ पर लाइट रिएक्शन और दूसरी है डार्क रिएक्शन, राइट। तो लाइट रिएक्शन में बना क्या है, लाइट रिएक्शन में बनो बच्चों बनता है यहाँ पर क्या, लाइट। और लाइट का कन्वर्जन होता है यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी का स्टोरेज है। और यही एटीपी यूज करके ये यहाँ पे बनाता है फूड यानी ग्लूकोज, राइट। C6H12O6। चलिए तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, द फंक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी का फंक्शन बताना है फोटोसिंथेसिस में क्या है, इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम, कहाँ से एनर्जी कहाँ ट्रांसफर करती है, लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में ट्रांसफर करती है। तो डार्क रिएक्शन टू लाइट रिएक्शन, नो, लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर डी। देखो लाइट रिएक्शन से एटीपी जो है वो यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर रही है एनर्जी को डार्क रिएक्शन में, तो करेक्ट आंसर ये हो गया। क्लोरोप्लास्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी को ट्रांसफर करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इट सिर्फ एटीपी सिंथेसाइज कर सकता है, नॉट ओनली सिंथेसाइजेस एटीपी बट आल्सो स्टोर्ड, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ अ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया टू क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बेटा ऐसे दो ऑर्गेनेल हैं जो सेमी ऑटोनॉमस है, ये अपनी एनर्जी खुद सिंथेसाइज करते हैं, इनको एनर्जी कन्वर्टर भी बोलते हैं, राइट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया फूड एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। क्लियर, सो ये करेक्ट आंसर विल बी बी। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ हिल रिएक्शन आर, बच्चों हिल रिएक्शन कहते किसको है, लाइट रिएक्शन is also called as Hill reaction after the name of discoverer, इन्होंने डिस्कवर किया था इसलिए इनके नाम पर लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन कहते हैं। और उसका प्रोडक्ट क्या है, देखो एटीपी NADPH2 बिल्कुल सही है क्लोरोप्लास्ट में, एटीपी NADPH2 इन माइटोकॉन्ड्रिया रॉन्ग है, ओनली ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही नहीं, ओनली ऑक्सीजन, ओनली वर्ड रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए ये तो सही हो सकता है। दूसरा, a reduced substance NADPH2 ATP and oxygen in chloroplast, complete information। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आंसर देख लेते हो टिक कर लेते हैं, भाई फर्स्ट ऑप्शन जान पहचान का मिला कर दो आंसर, लेकिन आप देखो मोर अप्रोप्रिएट आंसर विल बी डी, वाई, बिकॉज हियर इट आल्सो इंक्लूडेड द ऑक्सीजन। ठीक है, प्रोडक्ट तो है, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इट्स ओके, बट है तो प्रोडक्ट ना, इससे प्रोडक्ट में इसको भी लेते हो, तो ये करेक्ट आंसर विल बी डी, राइट। चलिए तो 10th का आंसर हो गया बच्चों डी। नेक्स्ट आइए। Yes, this is question number 11. Question number 11 में ADP plus inorganic phosphate equals to ATP in grana is called, बच्चों आपको पता होना चाहिए कि grana is a part of chloroplast, and when in chloroplast ATP is synthesized, this is called phosphorylation, but this ATP is synthesized in the presence of light, so this is called photophosphorylation। यानी आप यहाँ से बताएंगे photo term is used for light, photo term is used for light, and phosphorylation means phosphorylation, phosphorylation means formation of ATP, formation of ATP, right? So this is called photophosphorylation, but this ATP is when formed inside mitochondria
in the presence of oxygen. This is called oxidative phosphorylation. But since we are talking about the chloroplast, right? That's why it is photophosphorylation. Now next question. So ये correct answer will be photophosphorylation. चलिए next देखते हैं. Question number 12. Fixation of 1 CO2 requires. लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार. इसको देखिए कैसे आप कैलकुलेट करेंगे. इट इज टोटली अ कंसेप्ट बेस्ड. बच्चों आपको मालूम है कि ग्लूकोज यानी 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए टोटल कितने टर्न रिक्वायर्ड है डार्क रिएक्शन? 6 टर्न्स. 6 टर्न्स डार्क रिएक्शन रिक्वायर्ड है, राइट? एंड इन सिंगल टर्न, one turn total, how many ATP and NADPH are required? Here we can say that 3 ATP and 2 NADPH are required. तो इन 6 टर्न में कितने हो जाएंगे? 6 3 18 and 6 2 12, यानी 18 and 12, 18 ATP and 12 ATP in 6 turn to fix 6 molecule of CO2 to form 1 molecule of glucose, right? तो आपको यही तो बताना था कि फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 requires 6 टर्न चल रहा है. सिंगल टर्न में क्या होता है? 1 CO2 रिक्वायर्ड है. तो एक CO2 के फिक्सेशन के लिए कितना चाहिए? 3 ATP and 2 NADPH2. जल्दी चेक करो कहाँ है. यस, दिस वन. आपसे पूछा गया 2 NADPH2 प्लस 3 ATP. सो करेक्ट आंसर विल बी बी. तो 12th में बच्चों हम लोग करेक्ट आंसर बी देंगे. नेक्स्ट आइए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Photo-oxidation of water in photosynthesis is association of. चलो बच्चों इसको भी देखें. तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन हम लोग कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन. फोटो ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है लाइट की प्रेजेंस में वाटर का, विच कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन. यानी वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ, उसने ऑक्सीजन बनाया और लाइट की प्रेजेंस में हुआ. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, राइट? लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. फोटो टर्म इज यूज्ड फॉर लाइट. वाटर का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, राइट? तो इसलिए इसको कहते हैं बच्चों फोटो ऑक्सीडेशन या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. तो फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस इज एसोसिएशन ऑफ, दैट इज पिगमेंट सिस्टम सेकंड, राइट? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी. साइटोक्रोम B6 अलोन नहीं होता बेटा, पूरा का पूरा फोटो सिस्टम सेकंड है. अगर आपको याद हो तो जल्दी से मैं यहाँ पे बनाती हूँ, आप इसको चेक करिए. एक फ्लो चार्ट में मैं आपको समझाती हूँ. तो फ्लो चार्ट में आप देखिए, यस, यहाँ पे जो है आप लोगों ने पढ़ा है जेड स्कीम, राइट? इस जेड स्कीम में बच्चों अगर यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जेड स्कीम बनाता है इस तरह से. चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग 1 by 1 इसको देखते हुए चलें. यस बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है फोटो सिस्टम 2, यस, और यहाँ देखो फोटो सिस्टम 1. क्लियर? अब फोटो सिस्टम 2 यहाँ से सबसे पहले फियोफाइटिन है जो इसके एमिटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है. फियोफाइटिन के बाद बच्चों प्लास्टोक्विनोन है जो केवल इलेक्ट्रॉन को ही एक्सेप्ट नहीं करता है बल्कि स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स को भी रिमूव करता है. और फिर यहाँ पे बचता है हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. ये है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स B6 and F3, ठीक? यहाँ ये केवल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इससे प्रोटॉन को यहाँ पे पंप करके ATP बना देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फर्दर कैरी होते हैं और ये प्लास्टोसाइनिन देन फोटोसिस्टम 1. इन दोनों पे लाइट पड़ी थी, इन दोनों पे बच्चों लाइट पड़ती है और दोनों पे लाइट पड़ते ही दोनों इलेक्ट्रॉन इमिट कर देते हैं. यहाँ इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट एक्सेप्टर फियोफाइटिन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट एक्सेप्टर जो है वो आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक? बच्चों फियोफाइटिन से ये प्लास्टोक्विनोन में गया. Since plastoquinone is hydrogen carrier, means both electron proton carrier, so it takes from electron, becomes excited and remove proton from the stroma and converted into plastoquinone. उसमें कन्वर्ट हो गया. फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इससे इलेक्ट्रॉन लेता है क्योंकि सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल में है. रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. एक के ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल और एक के रिड्यूस होने का पोटेंशियल. तो जिसने इलेक्ट्रॉन इमिट किया वो तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया. और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो रिड्यूस हो गया और उसी से ATP बनता है. देन ब्लू कलर कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, दिस वन plastocyanin is present, takes electron from cytochrome and finally this electron is taken up by photosystem 1 and it comes in ground state, right? लेकिन जब ये एक्साइटेड हुआ था इसका इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ था
तो सबसे पहले बच्चों FES में जाता है, FES के बाद पैराडॉक्सिन में जाता है, देन FNR, और FNR से ही जो है यहाँ पर NADP प्लस स्ट्रोमा साइड में प्रेजेंट है मेम्ब्रेन की, है तो थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे लेकिन स्ट्रोमा साइड में है, वहां से ये जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके NADPH2 बनाता है। तो अब आप सोचो यहाँ ये ग्राउंड स्टेट में कैसे आएगा बच्चों। इसको ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए यहाँ वाटर की फोटोलाइसिस होती है, एट अ टाइम 2 वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग होती है। तो जब 2 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन ये जो है यहाँ सिंथेसाइज करते आई मीन स्प्लिट होते हैं, ऑक्सीजन सीधे डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाती है और प्रोटॉन इसी में रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसको लेके फोटो सिस्टम टू ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो इन दिस वे यू कैन से दैट हियर the photolysis of water, or you can say the photooxidation of water, is directly associated with photosystem second. So your correct answer will be photosystem second, right? या पिगमेंट सिस्टम कहते हैं क्योंकि पिगमेंट से बना है। चलिए तो 13 का आंसर बच्चों हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यस, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, which element are present in OEC complex। OEC मतलब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, यानी जो वाटर की फोटोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में बच्चों पूछा जा रहा है कि कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज भी होता है, क्लोराइड आयंस भी, कैल्शियम भी है, और यानी बच्चों OEC कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या है, एंजाइम है, और इस एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है मैग्नीज, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, देन क्लोराइड आयंस एंड कैल्शियम स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, राइट। तो ये तीनों ही रिक्वायर्ड है बच्चों, और ये पहले भी नीट में आ चुके हैं कई बार। तो आपको डायरेक्ट याद रखना, OEC कॉम्प्लेक्स विच इज आल्सो कॉल्ड एज एंजाइम, या तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहो या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहिए आप, इसकी एक्टिवेशन के लिए ये एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है। कैल्शियम ऑल्सो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, राइट। तो ये तीन के तीनों होंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपका नीट का था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 15। यस, ओनली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इज कंसर्न विद। बच्चों केवल फोटो सिस्टम 1 किससे कंसर्न है, तो आपको ये बताना है कि जो फोटो सिस्टम 1 है फोटोलाइसिस से है, नो, फोटोलाइसिस से तो फोटो सिस्टम 2 अभी मैंने डायग्राम के थ्रू बताया, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू है, ओनली दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना, ओनली किससे रिलेटेड है, ओनली पिगमेंट सिस्टम 1 इज कंसर्न विद साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज करेक्ट क्योंकि इससे रिलेटेड है ये। नॉन साइक्लिक में तो बेटा फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों आते हैं, और आपको यहाँ पे ओनली दिया हुआ है, केवल फोटो सिस्टम 1 किससे रिलेटेड है, तो साइक्लिक सही है, नॉन साइक्लिक रॉन्ग है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इससे ये भी रॉन्ग है। ऑक्सीडेटिव बच्चों होगा ही नहीं, यहाँ ऑक्सीडेटिव रॉन्ग है, क्लियर, यहाँ नॉन साइक्लिक रॉन्ग है। चलिए तो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों बी। ये फोटो सिस्टम ओनली पिगमेंट सिस्टम 1 प्रेजेंट है बच्चों। आपको एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि बच्चों जहाँ फोटो सिस्टम 1 2 दोनों इन्वॉल्व है, जिसे हम जेड स्ट्रीम कहते हैं, ये केवल ग्रेना में है, जबकि स्ट्रोमा थैलाकॉइड में केवल और केवल फोटो सिस्टम 1 है, इससे वो केवल एटीपी बनाएगा, और ग्रेना जो है एटीपी NADPH और ऑक्सीजन तीनों बनाता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों देखते हैं द फर्स्ट डबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट। ये भी क्वेश्चन सेवरल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। द फर्स्ट डबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का है क्या C3 प्लांट्स में। एक मिनट मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पे जो है, अगर मैं इसको फोटोसिंथेसिस बताती हूँ, इसमें से कुछ ऐसे सब्सटेंस आपको बताने होंगे, जैसे कि मैं यहाँ बोलूँ कि सबसे पहले होता क्या बच्चों, RUBP प्रेजेंट है, ये RUBP है, ठीक। तो RUBP रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है, ठीक है, 5 कार्बन कीटो शुगर है ये। तो RUBP क्या करता है, एटमॉस्फेयर से CO2 को लेकर के, यहाँ रुबिस्को है, यहाँ क्या है रुबिस्को, इसकी प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन होता है और फर्स्ट प्रोडक्ट बना देता है PGA, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट बनाता है PGA। यहाँ प्रोसेस कौन सी चल रही है बच्चों, प्रोसेस चल रही है यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, ठीक। अब ये PGA है, ये PGA बच्चों यहाँ क्या करता है, ये यहाँ से ATP और NADPH लेकर के यहाँ पर बनाता है PGA,
ये जो है एटीपी एनएडीपीएच लेकर के यहाँ से बना देगा पीजीएल। तो पीजीएल यहाँ सबसे पहले बना, पीजीएल फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसके कुछ मॉलिक्यूल आगे मिलकर के ग्लूकोज या सुक्रोज का फॉर्मेशन कर देते हैं, ग्लूकोज या सुक्रोज का फॉर्मेशन कर देते हैं, और रेस्ट जो है यहाँ पर रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू फिर से आरयूबीपी बनाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ देखें कि प्रोसेस कौन कौन सी चल रही है बच्चों, तो प्रोसेस जो चल रही है वो यहाँ पर एक तो हो गया कार्बोक्सिलेशन, दूसरा प्रोसेस बच्चों हो गया रिडक्शन, और तीसरा प्रोसेस जो होता है वो होता है रीजनरेशन। यानी डार्क रिएक्शन में चाहे C3 साइकिल हो, C4 साइकिल हो, सब में 3 प्रोसेस ही चलती हैं डार्क रिएक्शन में, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड थर्ड वन इज रीजनरेशन। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना, पीजीएफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यही आपको यहाँ पर आंसर टिक करना था। तो देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यही फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो गया बच्चों। क्लियर है? तो ये C3 साइकिल है। जब भी आपको मेंशन ना हो कि C3 है, C4 है, क्या है, तो बच्चों आपको तब तक जो है नॉर्मल प्लांट ही कंसीडर करना है, दैट इज C3 प्लांट, क्योंकि C4 प्लांट्स नेचर में कम है, C3 प्लांट्स बच्चों ज्यादा है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन पीजे इज चेंज्ड इनटू फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। तो अब जैसे मैंने भी रिडक्शन बताया है, लेकिन थोड़ा सा इस प्रोसेस को मैं बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बच्चों मैं थोड़े से स्टेप्स को जल्दी से नोट करना चाहूंगी कि इसको नोट कर लूं फिर आपको इसको क्लियर करूं। तो चलिए आइए इसमें चलते हैं। सबसे पहले जो है, यस, सबसे पहले मैंने कहा था रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है बच्चों, ये है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, राइट। ये 5 कार्बन कीटो शुगर 5 कार्बन वाला है। एटमॉस्फेयर से जब ये CO2 लेता है तो फर्स्ट प्रोसेस जो चलती है बच्चों यहाँ पर, वो चलती है यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है वो हो गया यहाँ कार्बोक्सिलेशन। जस्ट अ मोमेंट, यस, फर्स्ट जो प्रोसेस है बच्चों ये है यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन, दिस इज फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है। इसमें CO2 का फिक्सेशन होता है कार्बोक्सिलेशन के बाद, और बच्चों जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना वो बन गया यहाँ पर पीजीए। अब जो सेकंड प्रोसेस आती है बच्चों, यहाँ पर सेकंड प्रोसेस होती है यहाँ पर रिडक्शन। सेकंड प्रोसेस इज रिडक्शन, बच्चों इस रिडक्शन प्रोसेस में अगर आपको याद हो तो एट अ टाइम 2 ADP से 2 ATP, सॉरी ADP नहीं होगा, ATP होगा, क्योंकि ये तो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आपको लिखना है ATP। 2 ATP से ये कन्वर्ट हो जाता है 2 ADP में, और ये फॉस्फेट के, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी का यूज होता है। लेकिन साथ साथ बच्चों रिडक्शन में एक चीज और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 NADPH रिडक्शन के लिए यूज होता है। NADPH का यूज क्या है, रिडक्शन के लिए, और ये तो 2 NADP प्लस में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसका, ये होता है बच्चों रीजनरेशन। ये तो रिडक्शन है। थर्ड प्रोसेस आता है यहाँ पर रीजनरेशन प्रोसेस थर्ड हो गई। चलिए तो इसको देखते हैं बच्चों। यहाँ पर जब इसका रिडक्शन हो जाता है तो ये बनाता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PGL, या ट्रायोस फॉस्फेट कहते हैं, PGL बनता है ये, जो आगे चल करके ग्लूकोज या सुक्रोज या आगे चल के स्टार्च बना देता है। लेकिन बाकी रीजनरेट होके फिर से रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बनाते हैं, क्योंकि रिबुलोज 5 फॉस्फेट तो बन गया, बट ATP कंज्यूम करके रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बनाता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको ध्यान ये रखना है कि कार्बोक्सिलेशन में सिर्फ CO2 का यूज है, रिडक्शन में रिड्यूस करने के लिए NADPH2 का यूज हो रहा है, लेकिन इसके एक्टिवेशन के लिए 2 ATP भी रिक्वायर्ड है, और रीजनरेशन के लिए केवल और केवल एक ATP ही रिक्वायर्ड होता है, सिंगल टर्न ऑफ डार्क रिएक्शन C3 साइकिल के लिए, और ये फिर से कन्वर्ट हो गया ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। क्लियर है? अब क्वेश्चन यहाँ से चेक करो, क्वेश्चन आप चेक करिए और इसको देखिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन PGA इज चेंज्ड इनटू फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, देखिए ये PGA है, ये PGA है, इस PGA को फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज होना था। तो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में जब ये चेंज होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, देखिए रिएक्शन कौन सी है,
रिडक्शन। तो आपको यही यहाँ पे बताना था, रिडक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए, तो 17 का आंसर बच्चों आ गया बी। नेक्स्ट आते हैं क्रांस टाइप ऑफ एनाटॉमी। चलिए इसको हटाते हैं और क्रांस टाइप ऑफ एनाटॉमी देखते हैं क्या है। क्रांस टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन, बच्चों क्रांस टाइप की जो एनाटॉमी होती है वो C4 प्लांट्स में पाई जाती है। तो सबसे पहले तो C4 लिखेंगे। C4 प्लांट्स की ही तरह साइकिल रन करती है बेटा सक्यूलेंट जीरोफाइट्स में, जिसे क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन वहां पर रोबिस्को और पेप्केस, ये दोनों ही एंजाइम उसकी मीजोफिल सेल में है सक्यूलेंट प्लांट्स के। यहाँ कभी भी क्रैंस एनाटॉमी नहीं होती। चलिए, तो क्रैंस का मतलब होता क्या है बच्चों? क्रैंस का मतलब होता है नेकलेस। ये होता है नेकलेस, ठीक। तो नेकलेस का मतलब होता है यानी नेक के चारों तरफ जो हम लोग पर्ल का पहनते हैं वो नेकलेस है, ठीक। नेकलेस में आप देखिएगा तो नेकलेस जो होता है बच्चों वो क्रैंस टाइप की एनाटॉमी बना रहा है। क्रैंस का मतलब होता है नेकलेस। होता क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ बात करते हैं, ये बच्चों यहाँ पे बन गया। इसमें मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ वैस्कुलर बंडल। तो अब जो वैस्कुलर बंडल बन रहे हैं वो चारों तरफ से ऐसे वैस्कुलर बंडल बन गए। ऐसे मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ क्रैंस एनाटॉमी क्या होती है। यहाँ मीजोफिल सेल में नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है, उसका क्रैंस एनाटॉमी से बच्चों कुछ भी लेना देना नहीं है। सब लोग ध्यान से सुनो। जो C4 प्लांट्स है उसमें 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट है। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है, एक क्लोरोप्लास्ट नॉर्मल टाइप का है जो नॉर्मल मीजोफिल सेल में है, लेकिन दूसरे टाइप का जो क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों वो यहाँ पाया जाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट सब लार्ज साइज के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, कंसेंट्रिकली इसके चारों तरफ अरेंज होते हैं। देखिए ग्रीन कलर का अगर मैं पर्ल अज्यूम कर लूं तो ये नेकलेस लाइक अपीयरेंस देता है। ये नेकलेस लाइक अपीयरेंस इस तरह से देता है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये तो जाइलम हो गया, ठीक है। और अंदर की साइड जो है यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, ये फ्लोएम है। ये फ्लोएम है, दिस इज कॉल्ड फ्लोएम, दिस वन इट इज कॉल्ड जाइलम। और ये क्या है बच्चों, बंडल शीट सेल है। तो जो बंडल शीट सेल होती है बच्चों, ये बंडल शीट सेल बहुत थिक वॉल्ड होती है। बंडल शीट सेल बच्चों बहुत थिक वॉल्ड होती है, इनके बीच में स्पेसेस नहीं होते हैं। बच्चों बंडल शीट सेल जो होती है बहुत थिक वॉल्ड होती है, इनके बीच में स्पेसेस नहीं होते हैं। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो इसमें स्पेसेस भी नहीं है, कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, लेकिन लार्ज साइज का क्लोरोप्लास्ट है। बट इसके क्लोरोप्लास्ट की खासियत क्या है? इसके क्लोरोप्लास्ट की बेटा खासियत ये होती है कि ये जो है ए ग्रैनल है। ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है यहाँ पर ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट का बच्चों मतलब जो होता है वो मतलब होता है यहाँ पर कि ग्रेना इसमें नहीं है। तो अगर ग्रेना नहीं है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्कैटर्ड थैलाकॉइड है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, अगर इसमें ग्रेना नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि थैलाकॉइड ही नहीं है, लेकिन स्कैटर्ड है, वो एक के ऊपर एक स्टैक्ड नहीं है। तो ये देखो सब कंसेंट्रिकली अरेंज है ना, नेकलेस लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्रैंस एनाटॉमी। मतलब मेसोफिल सेल से या नॉर्मल जो मेसोफिल सेल है उसके क्लोरोप्लास्ट का कोई लेना देना नहीं। बंडल शीट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है कंसेंट्रिकली अरेंज है, इसको कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी। उसके बाद बताओगे आप क्लोरोप्लास्ट की खास बात ये होती है कि ये सारे एक ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट है, लार्ज साइज के हैं, राइट। तो ये करेक्ट आंसर विल बी C4। तो ये C4 प्लांट्स में है। C4 प्लांट्स का एग्जांपल क्या है? मेज हो गया, ये आए हुए हैं और यही इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं। मेज हो गया बच्चों, शुगर केन हो गया, ये सब आ चुके हैं। शुगर केन हो गया और एक आप लिख सकते हो यहाँ पे सॉर्गम, ज्वार जिसको कहते हैं, सॉर्गम इसी नाम से आया हुआ है। ये तीनों के तीनों आपके नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। प्लस क्रैंस एनाटॉमी ये भी नीट में आ चुका है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है बेटा। चलो नेक्स्ट आते हैं बच्चों। यस, नेक्स्ट देखते हैं। Number of ATP molecule required for regeneration phase of RUBP during synthesis of one glucose molecule। बच्चों देखो, आपने देखा था कि सिंगल टर्न में, बच्चों आप लोगों ने देखा था कि वन टर्न में जो रिडक्शन प्रोसेस चल रहा है, इस वन टर्न में रिडक्शन प्रोसेस में
कितने एटीपी रिक्वायर्ड थे? 2 एटीपी, है ना? आपसे पूछा क्या गया? नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर द रीजनरेशन फेज ऑफ आरयूबीपी। अच्छा, रीजनरेशन फेज में आरयूबीपी ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसी तरह से अगर मैं वन टर्म में दूसरा बोल दूं कि रिडक्शन क्या, रीजनरेशन की बात करते हैं हम, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में कितने एटीपी रिक्वायर्ड थे? यहाँ एटीपी जो रिक्वायर्ड है बच्चों वो है 1, यहाँ जो रिक्वायर्ड था वो 1 एटीपी रिक्वायर्ड है, ठीक। लेकिन आपको क्वेश्चन में पॉइंट में क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से सुनो। आपको दिया गया है ड्यूरिंग रीजनरेशन फेज ऑफ आरयूबीपी ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मतलब हमें 6 टर्न्स में निकालना है। टोटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से बच्चे सुनेंगे कि जब इसका रीजनरेशन होना होता है सिंगल टर्न में 1 एटीपी और 6 टर्न साइकिल चलेगा तभी 1 ग्लूकोज बनेगा। इसे 1 ग्लूकोज बनाने के लिए 6 टर्न में कंसीडर करोगे बच्चों, 6 एटीपी आ जाएगा ये, ठीक। तो 6 एटीपी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 6 एटीपी आंसर तो कर देना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि रीजनरेशन में कितनी एटीपी रिक्वायर्ड है, तो इसको भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना था, 6 टू 12 एटीपी ये आ जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, now next. Okay, next question. How many type of photosynthetic cells occur in C4 plants? बच्चों जस्ट मैंने आपको अभी बताया है कि फोटोसिंथेटिक प्लांट में स्पेशली जो C4 प्लांट है इसमें कितने टाइप की फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं, तो आपको कहना है 2। कौन कौन सी हैं? एक है यहाँ पर मीजोफिल सेल जहां फोटोसिंथेसिस हो रही, मीजोफिल, और सेकंड होती है बच्चों मीजोफिल सेल, और दूसरी होती है यहाँ पे बंडल शीट सेल। नॉर्मली बंडल शीट सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते बच्चों, लेकिन C4 प्लांट एक खास ऐसा है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन लार्ज साइज एक ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट है, क्रांच एनाटॉमी शो करते हैं। क्लियर? तो बच्चों यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो 20 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस 21। बच्चों 21 में देखिए, द C4 प्लांट्स द फिक्सेशन ऑफ CO2 बाय पेप्केज अकर्स इन। बच्चों अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आपको थोड़ा सा कि मान लीजिए आपको जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्वेश्चन दिया गया है, मैं एनसीईआरटी के डायग्राम, ये चलिए फ्लो डायग्राम की बात करती हूँ। यहाँ पर ये है फ्लो डायग्राम, यहाँ हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा जो है यहाँ पर ये मीजोफिल सेल है, राइट। ये मीजोफिल सेल हो गई, ये हो गई मीजोफिल सेल, ये मीजोफिल सेल हो गई, और यहाँ पे बन गया बच्चों प्लाज्मोडेस्माटा, ऐसे। तो अब अगर आपको इसमें पता हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कि बच्चों इसमें जो है सबसे पहले होता क्या है, पेप्केज होता है, पेप्केज, सॉरी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है सबसे पहले। तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या करता है, पेप्केज की प्रेजेंस में, पेप्केज हमको यहाँ लिखना है, पेप्केज, पेप्केज की प्रेजेंस में जो है ये सबसे पहले ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो आफ्टर रिडक्शन मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन के बाद ये तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और जो CO2 रिलीज होगी इस CO2 से आरयूबीपी फिर से इसको कैप्चर करके फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड PgAl और शुगर बना देगा, ये शुगर बना देगा, ठीक। यानी C3 साइकिल यहाँ चल जाएगी, और फॉर पायरुविक एसिड वापस से जो है यहाँ पर आएगा, और यही पायरुविक एसिड बच्चों यहाँ पर फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो है ये पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम है, पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फिर से पेप बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग साइकिल कंसीडर कर रहे हैं तो ये बच्चों C3 साइकिल हो गई, एग्जैक्टली देखा जाए तो C4 साइकिल ये है, राइट, दोनों ही साइकिल्स है। अब आपको बताना है C4 पाथवे में फिक्सेशन CO2 का पेप्केज के थ्रू हो रहा है तो किस सेल में होगा। तो बच्चों आपको नेक्स्ट जो बताना है वो यहाँ बताना है, ये यहाँ पर होगा मीजोफिल सेल, मीजोफिल, ये इसमें मीजोफिल सेल हो गई, इसमें सबसे पहले फिक्सेशन देखिए पेप्केज के थ्रू हो रहा है, और ये होती है यहाँ पर बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल। C4 प्लांट से बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बंडल शीट सेल इससे। तो अब आप देखो ना C4 प्लांट भी है, CO2 का फिक्सेशन भी है, ये पेप्केज के थ्रू भी हो रहा है, किसमें हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ देखा जाए तो मीजोफिल सेल में। तो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो मीजोफिल सेल होगा, राइट। तो यहाँ करेक्ट आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से, C3 C4 को इसको यहीं रहने देते हैं एज इट इज,
और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। इन एडिशन, यस, इन एडिशन टू, चलिए तो इसमें देखते हैं बच्चों यहाँ पर, in addition to 12 molecule of NADPH2, the energy required for synthesis of one molecule of hexose by C3C4 plant। बच्चों आपको यहाँ पे पता है कि C3 प्लांट में केवल कितने एटीपी रिक्वायर्ड थे? 18 एटीपी। 6 टर्न में 18 एटीपी रिक्वायर्ड थे। और यहाँ क्या होता है, एडिशनली, आप लोग सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एडिशनली यहाँ पर जो है एक एटीपी ये कन्वर्ट हो जाता है AMP में, तो इसको इक्विवेलेंट टू हम लोग 2 एटीपी मानते हैं। ठीक, 6 टन में अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 6 टू जा 12 एटीपी एडिशनली यहाँ पर रिक्वायर्ड है। मतलब आप कहोगे कि इन एडिशन टू 12 मॉलिक्यूलर NADPH2 तो इन्होंने दे दिया, बट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोस बाय, हेक्सोस मतलब ग्लूकोज इज हेक्सोस, तो C3C4, इन दोनों में कितने एटीपी रिक्वायर्ड है? तो अगर एटीपी मैं C4 में बोलूँ, देखो ये C4 है, कितने एटीपी हो गए? 30, और केवल C3 होता तो 18 एटीपी था, यही आपको लिखना था। तो यहाँ पे देखिए C3 पहले लिखा है, इससे 18 एटीपी आप पहले लिखेंगे और 30 एटीपी बाद में, ये आंसर आ जाएगा। 18 एटीपी एंड थर्ड, एंड 18 एटीपी एंड थर्ड एटीपी, 30 एटीपी, 18 और 30 एटीपी रिक्वायर्ड है बच्चों C3 और C4 में। C3 में आपको देखो केवल कहना है 18 एटीपी, और C4 टोटल को काउंट करोगे तो ये आ जाएगा 30 एटीपी। फाइन, तो ये करेक्ट आंसर इज C। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। चलिए अब यहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं, तो इसको मैं हटाती हूँ। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर नीडेड बाय अ ग्रीन प्लांट टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोस रिड्यूस ऑफ या रिड्यूस 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2? 6 मॉलिक्यूल CO2 को रिड्यूस करने के लिए बच्चों कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए? अभी मैंने इक्वेशन में क्या लिखा था? मैंने बच्चों यहाँ इक्वेशन में लिखा था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने लिखा था 6 मॉलिक्यूल CO2 प्लस 12H2, क्योंकि 6 टर्न अगर क्रैब साइकिल चल के ग्लूकोज बन रहा है, मतलब 6 टर्न साइकिल चल रही है। ठीक, तो 6 टर्न साइकिल के लिए, डार्क रिएक्शन के लिए, C3 साइकिल के लिए 6 टर्न C3 साइकिल चल रही है। तो उस कंडीशन में, डार्क रिएक्शन में 6 टर्न्स बच्चों यहाँ पर लाइट रिएक्शन भी चलेगा। ठीक है, लाइट रिएक्शन भी 6 टर्न चलेगा, और 6 टर्न लाइट रिएक्शन में एट अ टाइम 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं, तो 2 इंटू 6 टर्न यानी 12 वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम अगर सिंगल वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है, बच्चों ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी ने ये पॉइंट दे रखा है कि अगर एट अ टाइम सिंगल वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा तो वो नेजेंट ऑक्सीजन बनाएगा जो हाईली रिएक्टिव है, वही फूड से रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो है एट अ टाइम 2 वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है जो डिफ्यूज होकर चुपचाप बाहर निकल जाएगी, रिएक्टिव नहीं होती है। इससे एट अ टाइम 2 वाटर मॉलिक्यूल 6 टर्न में आप फाइंड कर सकते हो 12। तो आपको यहाँ लिखना था, आपने इक्वेशन लिखा 6CO2 12H2O, 6CO2 12H2O। बच्चों यहाँ पे देखिए 6CO2 प्लस 12H2O ये होगा, तो ये बनाएगा यहाँ पर C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, राइट। तो आपको यहाँ लिखना है करेक्ट आंसर 12 वाटर मॉलिक्यूल 23। तो 23 का जो आंसर होगा बेटा यहाँ पर, वो आपको लिखना है यहाँ बी आंसर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। आई होप कि बच्चों ये समझ पा रहे होगे आप। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, हाउ मेनी केल्विन साइकिल वुड जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और हेक्सोस? कितने केल्विन साइकिल रिक्वायर्ड है जनरेट करने के लिए 1 ग्लूकोज को? मैंने अभी आपको बोला था 6 टर्न, तो डायरेक्ट आंसर आप इसको लिखिएगा, ये 6 टर्न है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे इसमें 6 टर्न साइकिल रन करेगी तब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है, राइट। क्योंकि एट अ टाइम 1 मॉलिक्यूल CO2 आप निकाल रहे हो, तो C6 कैसे लिख दोगे कार्बन? ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था बच्चों। यस, CA प्लांट्स आर मेनली, बच्चों CA प्लांट्स मेनली क्या होते हैं? CA प्लांट्स जो होते हैं मेनली, वो यहाँ पर सक्यूलेंट जीरोफाइट्स होते हैं।
CAM प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स होते हैं। तो CAM plants succulent xerophytes है. Succulent plants are those plants in which leaf having mucilage which stored water. तो अगर म्यूसिलेज और वाटर लीफ में है तो वो क्या है? थोड़ा थिक और लेदरी लीव्स है बच्चों. तो थिक और लेदरी लीव्स होने का मतलब ये होता है कि वो काफी सक्यूलेंट है, वाटर स्टोर कर सकती है. और अगर बच्चों ये वाटर स्टोर कर सकती है तो इसको हम सक्यूलेंट बोलते हैं. तो CAM प्लांट्स मेनली है क्या? CAM प्लांट्स मेनली सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स हैं. अदरवाइज ज़ीरोफाइट्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. कुछ स्पाइनी ज़ीरोफाइट्स हैं क्योंकि वो वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं. और कुछ होते हैं जो सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स हैं जो वाटर डेफिशिएंसी पे वाटर को स्टोर करके पहले ही रख लेते हैं. तो वो सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स हैं. जैसे इसमें आप देख सकते हो ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम. दूसरा बच्चों हो सकता है यहाँ पर ओपनशिया, भी हम इसी में रखते हैं. ओपनशिया, ब्रायोफिलम, पाइनएप्पल. पाइनएप्पल इस तरह के अलोए, बहुत सारे इस तरह के आपको मिल जाएंगे जो सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स हैं. ओके. तो क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म या CAM प्लांट्स, ये जो है कौन से प्लांट है? सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट. और CAM क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म बच्चों C4 मेटाबॉलिज्म ही है. लेकिन यहाँ पर बिल्कुल C4 साइकिल चलती है, लेकिन आपको बताना है पेप्केज एंड रुबिस्को बोथ आर प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स इन सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यस बच्चों, यहाँ पे देखें कॉम्पनसेशन पॉइंट मीन्स व्हाट? कॉम्पनसेशन पॉइंट का मतलब होता है कॉम्पनसेट करना. जैसे आप लोग सुनते हो कि कुछ लेबर है वो एक्सीडेंट हो गया उनका, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ मनी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट वर्क कर रहे हैं तो. इसी तरह से बेटा बेटा यहाँ कॉम्पनसेशन का मतलब क्या है? सुनो, सपोज ये प्लांट है, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं एटमॉस्फेयर. फाइन. तो एटमॉस्फेयर से कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस में जितना CO2 रिमूव कर रहा है उतना ही CO2 रेस्पिरेशन के थ्रू इसको, अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ बच्चों, ये मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिखा, एक मिनट, यस, मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों कि प्लांट है वो जितना एटमॉस्फेयर से CO2 कैप्चर कर रहा है फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक. तो रेस्पिरेशन के थ्रू ये प्रोसेस क्या हो गया? रेस्पिरेशन हो गया. तो रेस्पिरेशन के थ्रू जो है उतना ही CO2 एटमॉस्फेयर को फिर रिटर्न भी कर रहा है प्लांट. बात समझ आई? कॉम्पनसेशन हो गया ना, कॉम्पनसेट कर दिया ना. एटमॉस्फेयर से जितना CO2 लेकर के प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है उतना ही रेस्पिरेशन करके CO2 को एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर रहा है. अब आप कहोगे फोटोसिंथेटिक रेट इज 10 टाइम्स फास्टर देन रेस्पिरेशन. इज इट ट्रू? अगर सिंगल टाइम रेस्पिरेशन हो रहा है प्लांट में तो 10 टाइम्स फोटोसिंथेसिस से जो है CO2 ले रहा है. मतलब अगर वो फोटो रेस्पिरेशन करके एक CO2 रिमूव करता है तो उसके बदले में 10 CO2 कंज्यूम भी करता है फोटोसिंथेसिस में. लेकिन आपको यहाँ बताना है कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या है. कॉम्पनसेशन पॉइंट मैं CO2 के रिस्पेक्ट में बता सकती हूँ, मैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बता सकती हूँ, मैं लाइट के रिस्पेक्ट में बता सकती हूँ. दैट intensity of light at which photosynthetic rate equals to respiration rate. Means it is that light intensity at which photosynthetic rate equals to respiration rate. This is called composition point. या आप कह दो कि it is that concentration of CO2 at which photosynthetic rate equals to respiration. This is called CO2 composition point. Compensate actually कर कौन रहा है? तो इस कंडीशन में दोनों बराबर हो गए, राइट? तो आपको लिखना है कॉम्पोजिशन पॉइंट बच्चों क्या होता है? when the rate of photosynthesis equal to the rate of respiration. This is called composition point. So correct answer is A. Okay, now move to next question. 27. 27 देखो बच्चों, as compared to C3 plant, how many additional molecule of ATP are needed for net production of 1 molecule of hexose sugar by C4 plants? अब देखो, बिल्कुल चीज मैंने आपको बताई थी, वही कंसेप्ट अप्लाई करना है एज कंपेयर टू C3 प्लांट. C3 प्लांट से अगर कंपेयर किया जाए देन हाउ मेनी एडिशनल मॉलिक्यूल ATP नीडेड फॉर द नेट प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोस शुगर बाय C4 प्लांट्स. तो बच्चों मैंने कहा था जब C3 प्लांट्स के लिए 18 ATP रिक्वायर्ड है, ओके, C4 प्लांट्स है इसके लिए 30 ATP रिक्वायर्ड है. तो एडिशनल कितने ATP चाहिए? माइनस कर दीजिए 30
-18 कितना आ गया 12। तो 12 एटीपी एडिशनली रिक्वायर्ड है C4 प्लांट्स में इन 6 टर्न फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? तो यहाँ टोटल एडिशनल जो रिक्वायर्ड है बच्चों ये हो गए 12। क्लियर? अभी आपने इस पे क्वेश्चन किया था। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। By using the bell jar, which of the following showed that the sunlight is essential to plant process that purified the air? Okay. बच्चों यहाँ आपको दो चीजें हैं। बेलजार एक्सपेरिमेंट सबसे पहले यूज किया था प्रीस्ली ने। अगर आपको नाम याद हो तो सबसे पहले बेलजार एक्सपेरिमेंट को यूज किया था प्रीस्ली ने, राइट? तो प्रीस्ली ने जो एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, प्रीस्ली का जो एक्सपेरिमेंट था बच्चों, वो एक्सपेरिमेंट था दैट ग्रीन प्लांट्स क्लीन एयर। ग्रीन प्लांट एयर को क्लीन करते हैं, मतलब CO2 कंज्यूम करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसने लिखा बाय यूजिंग द बेल जार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो द सनलाइट। सनलाइट की एसेंशियलिटी को किसने बताया था? जी हाँ, जैन इंजन हॉर्स। जैन इंजन हॉर्स जैन इंजन हॉर्स ने लाइट की एसेंशियलिटी को प्रूव किया था बेलजार मेथड के थ्रू। भाई बेलजार से तो है कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट, आपको अगर याद है कि कैंडल रखा, माउस रखा, थोड़ी देर बाद जो है वो दोनों ही माउस फेंट हो गए, कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई। तो दोबारा उन्होंने उस बर्निंग कैंडल और माउस के साथ एक मिंट प्लांट को रखा और अब पाया कि यहाँ पर जो है माउस भी सर्वाइव कर गया और कैंडल भी कंटिन्यूसली बर्न हो रही है। इसका मतलब है जिस एयर को बर्निंग कैंडल और माउस ने डैमेज किया था उसी को रिप्लेनिश करने का काम कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स करता है। इसका मतलब ग्रीन प्लांट्स अगर ऐसा करते हैं बच्चों, इसका मतलब ग्रीन प्लांट एयर को क्लीन कर रहा है। अब प्रीस्ली के सेम सेटअप को एक बार डार्क में रखा, एक बार लाइट में रखा और स्टार्च टेस्ट किया तो पाया कि जब लाइट में रखा गया था पूरा सेटअप तो यहाँ पर स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव था। और अगर माउस की बात करें तो वो भी सर्वाइव कर रहा है। इसके साथ साथ जो है वो बर्निंग कैंडल भी बर्न हो रही है बराबर। लेकिन जब डार्क में रखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं हुआ। इट मींस दैट लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ आपको लिखना है जैन इंजन हॉर्स, राइट? तो जैन इंजन हॉर्स विल बी करेक्ट आंसर। ये भी एक्सपेरिमेंट बच्चों आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। For the synthesis of 1 molecule of sucrose, how many ATP molecule are required in reduction step of Calvin cycle? शानदार, बिल्कुल A1 क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ा सा कंसेप्ट अप्लाई करो और उसको सॉल्व कर दो। मैंने आपको बताया था, चलिए जल्दी से मैं फिर से आती हूँ अपने पॉइंट पे। मैंने आपको क्या चीज बताई थी? मैंने आपको बच्चों बताया था कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 molecule of sucrose, how many ATP molecule required in reduction step of Calvin cycle? बच्चों अगर हम लोग केल्विन साइकिल को ड्रॉ कर रहे हैं तो केल्विन साइकिल में आप देखिएगा यहाँ पे आपको मिलेगा, मैंने कहा था RUBP है, RUBP, PGA यहाँ बन चुका है और ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो गया था, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और नेक्स्ट प्रोसेस बच्चों देखेंगे हम लोग यहाँ पर रिडक्शन। ये रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन प्रोसेस में आपको बताना है कितने ATP यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो कितने ATP रिडक्शन प्रोसेस में रिक्वायर्ड है? पहले तो आप यहाँ पे देखिए, मैं रिडक्शन प्रोसेस की बात कर रही हूँ। यहाँ देखिए ये रिडक्शन प्रोसेस है। 2 ATP एट अ टाइम बेटा यहाँ पे कंज्यूम होता है, राइट? तो 6 टर्न्स में कितने ATP रिक्वायर्ड होंगे? 6 टर्न्स में कितने ATP रिक्वायर्ड होंगे? 6 टर्न भी नहीं निकालो, आपको सुक्रोज कहा गया पहले। तो ये है सुक्रोज बच्चों, ये सुक्रोज है। अब इस सुक्रोज में आप देखो, सुक्रोज का मतलब हो गया ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज यानी कितने कार्बन हो गया? 6 कार्बन, 6 कार्बन हो गया, टोटल 12 कार्बन। तो अगर मुझे 12 कार्बन को लेकर CO2 का फिक्सेशन कराना है तो जितने ATP कंज्यूम हो रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करो 2 से। तो यहाँ आप लिखेंगे 2 × 12 और ये आ जाएगा बेटा 24 ATP। बस यही कंसेप्ट आपको यूज करना था। तो यहाँ आंसर जो करेक्ट होगा बेटा ये हो जाएगा यहाँ पर 24 ATP, राइट? बस इसी से आपको कैलकुलेट करना है रिडक्शन में कितने यूज हो रहे हैं। 2 ATP, C3 प्लांट होता और सीधे ग्लूकोज बन रहा होता तो आप कह देते 6 × 2 = 12।
लेकिन सुक्रोज बन रहा है, इससे ग्लूकोज को डबल कर दो या डबल यहाँ से काउंट करो तो टोटल आपको मिल जाएगा 24 ATP, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30, राइट। चलिए बच्चों इधर आते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं, इन ग्रेना लेमिली presence of which of the following specify that Z scheme found only in the grana lemli। बच्चों इस क्वेश्चन का अगर आप लोग मीनिंग देखें तो इस क्वेश्चन का मीनिंग होता है कि क्यों साइक्लिक रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रही है और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्यों जो है ग्रेना में हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको आंसर देना है क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम एंड फोटोसिस्टम 2 बोथ आर एब्सेंट इन स्ट्रोमा। ये डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, क्लियर। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इन ग्रेना लेमिली प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाई दैट Z स्कीम फाउंड ओनली इन ग्रेना लेमिली। तो किसकी प्रेजेंस ये शो करती है, फोटोसिस्टम सेकंड। किसकी प्रेजेंस बच्चों शो करेगी, तो आपको बताना है फोटोसिस्टम सेकंड एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये कहाँ है ये दोनों केवल फोटोसिस्टम 2 में, यानी ग्रेना में, मैं बताऊंगी ग्रेना में है, ठीक। तो ग्रेना में होने की वजह से जो है ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये नॉन साइक्लिक पैटर्न शो करते हैं और यही दोनों एब्सेंट है स्ट्रोमा थैलाकॉइड में, इसलिए जो है वहां पर केवल साइक्लिक प्रोसेस चलता है और ATP बनता है। तो करेक्ट आंसर फोटोसिस्टम 2 एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम। बेटा थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था और ये क्वेश्चन भी सेम नीट में आया हुआ है। तो आई होप बच्चों आप लोग एंजॉय कर पा रहे होंगे इन टॉपिक को, और आई होप कि आप लोगों ने पूरा एक तरह से टॉपिक भी पूरा रिवाइज कर लिया होगा फोटोसिंथेसिस में। और अब जो क्वेश्चंस हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी को बेटा ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आने हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अब इसको हम यहाँ एंड करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट मैं फिर से मिलूंगी आपको रेस्पिरेशन टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ओके, बाय बाय।